नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने नकारा, कहा भारतीय कर्मचारियों को निशाना बनाना गलत। सुरक्षा वजहों से 8 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला। पूर्व सैनिकों के पेंशन पर सियासी बहस तेज, रक्षा मंत्री का दिक्कतों को 2 महीने में ठीक करने का भरोसा। कांग्रेस का जंतर मंतर पर कैंडल मार्च। अखिलेश की रथ यात्रा शुरू, मुलायम ने किया रवाना। शिवपाल ने अखिलेश पर जताया भरोसा, कहा दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। जीएसटी की होंगी 4 दरें, सबसे कम 5 और सबसे ज्यादा 28% का स्लैब। 12 और 18% होंगे मानक दर। लग्जरी कार और तंबाकू उत्पाद पर लगेगा सेस। आपदा जोखिम कम करने के लिए बढ़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त राष्ट्र से संस्था बनाने की अपील। विश्वविद्यालयों का नेटवर्क बनाने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। कई महीनों की उठापटक के बाद समाजवादी पार्टी ने आज एकता का संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रथ यात्रा के मौके पर पार्टी के सभी बड़े नेता मंच पर दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो शिवपाल ने अखिलेश को जीत की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास रथ यात्रा को लखनऊ से रवाना करने के लिए पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव भी पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाई और अखिलेश को शुभकामनाएं दी। हालांकि मुलायम सिंह अखिलेश के नौजवान समर्थकों को सीख देना नहीं भूले। शुभकामनाएं हैं और मैं जानता था कि ये केवल विकास सब मैंने सलाह दिया कि इसको विजय रथ करने के साथ, लेकिन उन्होंने विजय बाद में रखा, विकास पहले रखा। ऐसा नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास। अखिलेश से सार्वजनिक लड़ाई में उलझे शिवपाल यादव ने कहा कि रथ यात्रा पूरे प्रदेश में एकता का संदेश लेकर पहुंचेगी। यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। समारोह की सफलता से अखिलेश भी गदगद दिखे, लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि कुछ लोगों की साजिश से बुरा वक्त भी आया। लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, गुमराह किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग डगमगाए हैं। लेकिन मुझे खुशी है नौजवानों पर कि जिस तरीके से नौजवान और आने वाले समय में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग आए हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ महीनों से अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। शिवपाल ने जहां अखिलेश समर्थकों को चुन चुनकर पार्टी से बाहर किया, वहीं अखिलेश ने भी शिवपाल समर्थक कई मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी थी। अब 5 नवंबर को पार्टी के 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा, जिसमें कई दलों के नेता जुटेंगे। अखिलेश यादव लखनऊ से अपने विकास रथ को लेकर निकले। उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई और चाचा शिवपाल यादव भी इस वक्त यहां पर मौजूद थे। कोशिश ये दिखाने की है परिवार एकजुट है। अब अखिलेश यादव की कोशिश है कि 2012 में जो क्रांति रथ की सफलता थी उसे इस विकास रथ के जरिए दोहराया जाए। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी में किसी भी विवाद से इनकार किया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। शिवपाल यादव जी, आज जिस तरह से विकास रथ के लिए आप शुभकामनाएं देने पहुंचे अखिलेश यादव को, ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? देखिए, ये हमारा जो स्थापना दिवस है 5 तारीख को रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये अच्छा हो, सफल हो, तो हमारा प्रयास है। और इसमें सभी जितने भी समाजवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो अच्छी शुरुआत है
और वहाँ पर अच्छे विचार होंगे, अच्छी बातचीत होगी और फिर परिणाम भी अच्छे होंगे। आपने ये सबसे बड़ी बात कही कि बीजेपी को अगर रोकना है तो समाजवादी पार्टी को कई सारे दलों को इकट्ठा आना होगा, तो आपको लगता है ये महागठबंधन शेप ले पाएगा इस चुनाव में? देखिए, खासकर अगला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी। देखिए, इसमें निर्णय तो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और दूसरे दलों के राष्ट्रीय नेता जो भी अपनी अपनी पार्टी के हैं वो निर्णय लेंगे। तो सर, अभी माना जाए कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसके तौर पे स्वीकार कर रहे हैं? तो ये तो हम कई बार बोल चुका, बहुत बार बोल चुका। पार्टी में सब ठीक ठाक? सब ठीक है, सब ठीक है। ये थे शिवपाल यादव जी जो कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और अब पार्टी आगे के लिए काम करने को तैयार है। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो अखिलेश की रथ यात्रा और समाजवादी पार्टी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद लखनऊ से हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि रथ यात्रा की शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने की है। नमस्कार। क्या बड़ा उद्देश्य दिखता है और ऐसा लगता है कि पार्टी ने इस रथ यात्रा को शुरू करने में थोड़ी देरी की है, कोई हिचकिचाहट थी इसे लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी में किसी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं और न समाजवादी पार्टी में किसी तरह की कोई बात। हमारा उद्देश्य है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश में कट्टरपंथी शक्तियों ने अपना जो सर उठाया है, उनको किसी तरह से प्रयास करना है, कैसे भी प्रयास करना है कि उत्तर प्रदेश की जनता और प्रदेश में एक अमन चैन और जो हमारा उत्तर प्रदेश का विकास है उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता तय करेगी कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। मोहम्मद शाहिद साहब, मैंने इसे सवाल पूछा क्योंकि इस रथ यात्रा का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट जो है वो देख रहा है, पार्टी संगठन इससे अलग, ऐसा क्यों? नहीं, कहीं नहीं। आज आपने देखा पूरी पार्टी इस रथ यात्रा के साथ खड़ी, पूरी समाजवादी पार्टी। और 5 तारीख को जो हमारा सबसे बड़ा हमारा स्थापना दिवस है, 5 नवंबर को, जब हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश में लखनऊ की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में जिस दिन गठन हुआ था, तो उसको लेकर जो तैयारी हो रही है 5 तारीख को है और उसमें दूसरे दल के नेता भी आ रहे हैं, जिसमें एच.डी. देवेगौड़ा साहब हैं, अजीत सिंह साहब हैं और लालू यादव जी हैं, केसी त्यागी साहब हैं और इस तरह के और भी बहुत से लोग, अभय चौटाला साहब हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस देश में जो भी इस प्रदेश में चरण सिंह जी के समर्थक, लोहिया जी के समर्थक और सबसे बड़ी बात गांधी जी के जो समर्थक हैं, इस देश के जो उत्तर प्रदेश की सेकुलर सोच के लोग हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के बैनर पर आएँ और अपनी बात को। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश में आज इतना बड़ा कोई नेता नहीं है जिसमें मुलायम सिंह यादव जी जैसा, जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो सांप्रदायिकता के खिलाफ। आपने भी देखा है, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े पत्रकार हैं आप तो, आपने भी देखा है लेकिन शायद साहब लड़ाई को, उस लड़ाई से कट्टरपंथियों ने उनको कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी डरी नहीं है, मुलायम सिंह डरे हों, लेकिन जो परिवार की लड़ाई है जिसका जिक्र आज अखिलेश ने खुद किया मंच पर कि षड्यंत्र हुआ और कुछ पल के लिए डिगे, नहीं लगता कि ये जो भी कुछ हुआ पिछले 1.5 महीने में, इसका असर आपके भविष्य पर, खासतौर पर विधानसभा चुनाव पर हो सकता है? ये नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये बिल्कुल कहा था, हो सकता हो कोई बात कहीं हुई हो। मैंने आपको बताया, परिवार में किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। परिवार कल भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और रही बात चुनाव की, जब हम 2017 के चुनाव के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक जंग है ये, हम अपने जो हमारा एजेंडा था विकास का, हम उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं।
कि हमने उत्तर प्रदेश को निखारने के लिए, उत्तर प्रदेश को देश के सारे जो राज है उसमें उससे ज़्यादा हमने चमकाने का जो प्रयास किया है, हम जनता के बीच में ले जाएंगे। हमने जो उत्तर प्रदेश में एक इतनी बड़ी स्कीम चल रही है जो इस देश में किसी भी राज्य में नहीं चल रही है, वो समाजवादी पेंशन योजना, जो 55 लाख परिवार जिसको पार है, उससे वो लाभान्वित है। हम उन सब बातों को लेके जा रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। जनता को फैसला है, जनता तय करेगी कि किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। चलिए, एक आखिरी सवाल शाहिद साहब, क्योंकि कई बार इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा, मैं फिर चाहूंगा कि आप प्रवक्ता हैं और ऑफिशियल बात आप रखेंगे। सीएम का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे, आप कोई डाउट नहीं इस पर? ये तो बिल्कुल, इसमें किसी तरह का नहीं, इसमें मेरा ख्याल शायद कवीन जी बोल रहे हैं ना जी, कवीन जी, कवीन साहब है ना एंकर, कवीन जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम 2017 में जो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद कोई शक ही नहीं बनता। बार बार इस पर सवाल होना चाहिए ना, हमको जवाब की आवश्यकता मेरी समझ से। चले, शाह साहब ने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही साफगोई के साथ जवाब दिए प्रश्नों के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पूर्व सैनिक की मौत पर सियासत। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने साधा सरकार पर निशाना। पूर्व सैनिकों के साथ वादा खिलाफी का आरोप। देखिए क्या है ओआरओपी का पूरा सच। देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ओआरओपी मुद्दे पर पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद पूर्व सैनिकों की पेंशन पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर खामोश नहीं रह सकती, तो रक्षा मंत्री ने तकनीकी दिक्कतों को 2 महीने में दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को अंतिम विदाई देने लोगों की भारी भीड़ जुटी। भिवानी से 20 किलोमीटर दूर छोटे से गांव बामला में पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में तमाम सियासी दलों के नेता पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व सैनिक के परिजनों से मिले और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भिवानी पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। चाहता हूं कि पूरा देश इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। अंतिम सांस तक हम लोग और पूरा देश सैनिकों के लिए लड़ेगा। वन रैंक वन पेंशन सरकार से अब छीन के लेंगे सैनिकों के लिए सब लोग मिलकर। ऐसी दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं और हम सारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी हैं जो अपनी ओआरओपी और 7th पे कमीशन अनॉमलीज की मांग को लेके। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी बामला गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ओआरओपी के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। Not only a minister but also a former chief of the staff. I don't have to comment on this. हमको कुछ comment देना नहीं है। बात सुना है मंत्री का and people will understand. This is a totally sad statement. Terrible. हरियाणा सरकार ने ग्रेवाल के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व फौजी रामकिशन की खुदकुशी के कारणों पर विचार करने की बात कही है। बहादुर जो वीर सैनिक होता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या की है तो इसके पीछे की भी कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कोई ऐसी बात ध्यान में आए जिसके ऊपर हमको विचार करना होगा कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। मुझे बताइए, सल्फास खाने के बाद आदमी इस तरीके से बात करेगा क्या? या उसका बेटा जिसको वो कह रहा है कि मैंने 3 गोली सल्फास की खा ली है, इतनी शांति के साथ बात सुनेगा? गौरतलब है कि रामकिशन ग्रेवाल ने अपने सुसाइड नोट में देश और साथी जवानों के लिए जान कुर्बान करने की बात कही है।
उधर बडगाम में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ज्यादातर पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है। हालांकि उन्होंने माना कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से 1 लाख पूर्व सैनिक फायदा नहीं ले पा रहे हैं और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। बामला गांव के सरपंच रह चुके पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में ओआरओपी के मुद्दे पर खुदकुशी कर ली थी। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस ने ओआरओपी के मुद्दे पर पीड़ित परिवार के साथ पुलिस के रवैये के खिलाफ जंतर मंतर से कैंडल मार्च निकाला। मार्च में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पुलिस का रवैया गलत था और इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जो परिवार था उनके साथ जो कल पुलिस स्टेशन में मेरे सामने बर्ताव किया, उनको घसीटकर ड्रैग करके निकाला गया, उनको गाली दी गई उससे पहले, उसके वो बिल्कुल सही नहीं है। और जो हमारी सेना है बॉर्डर पे खड़ी है, उनको मोराल पे इसका असर पड़ता है। और इस खबर पर और अपडेट के साथ विशाल दहिया जोड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विशाल, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस मसले पर सरकार सीधे तौर पर परिवार से माफी मांगे। जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से राहुल गांधी को डिटेन किया गया, आज एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का चल रहा था, जंतर मंतर पे कैंडल लाइट मार्च जो चल रहा था, वो डिटेंशन का जो जिस तरह से कहा जाए वो जो प्रोसेस है, वो एक तरह से कल जिस तरह देखा गया कि दिल्ली की सड़कों पर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन कांग्रेस के बड़े नेताओं को ले जाया जा रहा था, आज भी वैसा ही वाकया इस वक्त है। आपसे ठीक थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को एक बार फिर से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन लाया गया है। आज दिल्ली पुलिस की कोशिश शायद इस वक्त ये है कि किसी तरह से जो प्रोटेस्टिंग कांग्रेस वर्कर्स हैं या जो कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, उनको तितर बितर किया जा सके। और इसी कोशिश में राहुल गांधी को एक थाने से दूसरे थाने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और जो अभी हमने सुना, वही राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री से सीधे उन्होंने अपील की है कि वो जो रामकिशन ग्रेवाल जो थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी परसों, उनके परिवार के साथ जिस तरह का सलूक किया गया है, जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई है उनके परिवार के लोगों की, उसको लेकर प्रधानमंत्री माफी मांगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और उनके आला नेता, कांग्रेस उपाध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं प्रधानमंत्री पर और उनकी सरकार पर। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के 8 अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। भारत ने इनके नाम और तस्वीरें मीडिया में प्रकाशित करवाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और इन्हें पूरी सुरक्षा देने की मांग की। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले 8 अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान का दावा है कि ये लोग जासूसी में लिप्त हैं। भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इन आरोपों का कोई सबूत पेश नहीं किया है। The allegations against the Indian officials represent an afterthought and a crude attempt to target these officials for no fault of theirs. We also regret the fact that Pakistan's step adds to the risks to peace and security in the region. भारत ने 27 अक्टूबर को पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले महमूद अख्तर को भारत छोड़ने को कहा था। महमूद पर जासूसी का आरोप था। जासूसी रैकेट में उच्चायोग के कई अधिकारियों के नाम आए थे और इसके बाद बुधवार को पाकिस्तान ने अपने 6 अधिकारियों को वापस बुला लिया था। दोनों देशों में राजनयिक तनाव ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब सीमा पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कभी गोलीबारी की शुरुआत नहीं करता। जब पाकिस्तान फायरिंग करता है तो इसका माकूल जवाब दिया जाता है। They retaliate in a very calibrated and restrained manner when either their defensive posts or personnel are targeted or cover fire is provided by the Pakistani army to allow infiltrators to cross the line of control. We completely reject Pakistan's allegations. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस साल पाकिस्तान की तरफ से
संघर्ष विराम उल्लंघन के 2/3 मामले पिछले 5 सप्ताह में सामने आए हैं। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को बुलाकर इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीनी सैनिक कल लद्दाख के दमचौक इलाके में घुस गए और अब भी वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। यहां मनरेगा के तहत काम चल रहा था और चीनी सैनिकों ने मजदूरों के साथ बदसलूकी की। खबर मिलते ही भारतीय सैनिक और आईटीबीपी के जवान पहुंचे। चीन का कहना था कि यह काम बिना अनुमति के लिए हो रहा है। भारत ने इसका विरोध किया है और कहा कि समझौते के मुताबिक रक्षा से जुड़ा कोई काम होने पर ही जानकारी देनी जरूरी है। भारतीय जवान चीन के फौजियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और यहाँ 2014 में भी ऐसी घटना हो चुकी है। पठानकोट हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में एनडीटीवी इंडिया का 9 नवंबर को प्रसारण नहीं होगा। पीटीआई के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। समिति ने जांच में पाया कि चैनल ने रिपोर्टिंग के वक्त गोला बारूद, MiG युद्धक विमान, रॉकेट लॉन्चर, मोटार, हेलीकॉप्टर और ईंधन वाली जगहों की जानकारी दी। इस मामले में चैनल को नोटिस जारी किया गया था। चैनल ने जवाब में कहा था कि जो जानकारियां दिखाई गई वो पहले से ही सार्वजनिक हैं। ये पहला मौका होगा जब आतंकी हमले की कवरेज के लिए किसी चैनल पर कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से आपदा का खतरा कम करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। नई दिल्ली में आपदा जोखिम में कमी लाने पर एशियाई देशों के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने 10 सूत्री एजेंडा भी पेश किया। आपदा से निपटने के लिए गुरुवार को दिल्ली में एशियाई देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा रखा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई का सुझाव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आपदाओं से निपटने के लिए अंतरिक्ष तकनीक और संसाधन साझा करने के लिए तैयार है। All development sector must imbibe the principles of disaster risk management. This will ensure that all development projects, airports, roads, canals, hospitals, bridges are built to appropriate standards and contribute to the resilience of communities they seek to serve. प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बड़ी तादाद में महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही। We need women engineers, masons and building artisans supporting reconstruction and women self-help groups assisting livelihood recovery. 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में 61 देश हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ सेंडाई फ्रेमवर्क को भी मंजूरी मिलेगी। 2015 में हुआ सेंडाई फ्रेमवर्क ऐसा पहला समझौता है जिसके जरिए आपदा वाले इलाकों की पहचान कर वहाँ प्राथमिकता के आधार पर काम होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीएसटी की 4 दरें होंगी। जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी। जीएसटी की न्यूनतम दर 5% जबकि अधिकतम दर 28% रहेगी। अगले साल से लागू होने जा रहे जीएसटी कानून के तहत 4 दरों पर रजामंदी बन गई है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के लिए 5%, 12%, 18% और 28% की दरें तय की हैं। परिषद की बैठक में तय किया गया कि अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ज्यादा खपत वाले उत्पाद पर 5% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। And it was decided that food grain used by common people would be in this category. So that would be 0 rated so that its impact in terms of inflationary pressure on common people is the least. वित्त मंत्री ने कहा कि 12% और 18% जीएसटी मानक दर होंगे। लग्जरी कार और तंबाकू उत्पादों पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। इन पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा। डीमेरिट गुड्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लेवी कम हो वो नहीं होगा। जितना एग्जिस्टिंग अमाउंट है उतना होगा। वो एक्स्ट्रा जो देते हैं 28 से ऊपर
वो सेस के रूप में देंगे, उसमें से कॉम्पेंसेशन फंड कर देंगे ताकि टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल कॉम्पेंसेशन का बर्डन ना आए। लग्जरी सामान के सेस की समीक्षा हर साल होगी और सेस की रकम से राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। सोने पर टैक्स रेट का फैसला बाद में लिया जाएगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते एक अच्छी खबर। केरल और तमिलनाडु में लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब पूरे देश में लागू हो गया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक देने वाला अधिनियम 1 नवंबर से अब शुरू हो गया। देश की करीब 3/4 आबादी को बेहद कम दरों पर अनाज मुहैया कराने वाला खाद्य सुरक्षा कानून अब देश भर में लागू हो गया है। इसके तहत फिलहाल 45 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न का मासिक आवंटन किया जा रहा है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इसके लिए हर साल करीब 1,40,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। जब हम लोग आए थे उस समय में केवल 11 राज्यों में था और आज हमें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी 36 राज्यों में 1 नवंबर से फूड खाद्य सुरक्षा कानून जो है लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में गरीब लोगों को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत 1 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलो अनाज दिया जाता है। रामविलास पासवान ने ये भी कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक भी सरकार इस बार संसद में पारित कराने की कोशिश करेगी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।